बेपनाह पार्ट 1। शुभी सुनो, कहाँ हो तुम? आओ यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मम्मी की हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी। बुलाने दो मम्मी को, मैं नहीं जा रही। शुभी मन ही मन बड़बड़ाई। शुभी आओ बेटा। मम्मी ने थोड़ा और जोर से आवाज लगाई। उसने अपनी मम्मी की बात को फिर से अनसुना करते हुए तकिए में मुंह छिपाया और आंखें बंद कर लीं। अब उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे कॉलेज के वे प्यारे दिन, जब रश्प उसके साथ में थे। वो और रश्प एक दूसरे की जान की तरह, जहां रश्प वहां शुभी और जहां शुभी वहां रश्प। लेकिन अब उसकी जिंदगी के बड़े अजीब से दिन थे, जब पल भर को भी मन में सुकून नहीं था। न जाने क्यों, पर वो बहुत ज्यादा बेचैन थी। उसने जीवन के बेहद अच्छे दिन उसके साथ बिताए थे, फिर उसकी ही एक फोन कॉल ने उसे एकदम से तोड़कर रख दिया था। हालांकि वो उसको बहुत पहले से कुछ अलग सी बातें कर रहे थे, लेकिन शुभी उसके प्रेम में इतनी बुरी तरह से डूबी हुई थी कि उसकी कही हुई किसी भी बात पर उसे यकीन ही नहीं होता था, और वो उसे पहले की ही तरह बेइंतहा प्यार करती और सच्चे मन से रिश्ते को निभा रही थी, मानो ऋषभ के प्यार में दीवानी सी हो गई थी। हालांकि शुभी समझ रही थी कि ऋषभ किसी तकलीफ या परेशानी में भी है, तभी उसे फोन किया होगा। लेकिन वे अच्छे इंसान होने के बाद भी कभी कभी न जाने कैसी बातें करने लगते हैं, जिससे उसे दुख होता और वो उसकी बातों से रो पड़ती। शुभी को कभी ऐसा लगता था कि आर्षभ उसे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, फिर भी शुभी उसके भ्रम से खुद को निकाल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा और वे शुभी को मना लेंगे, किंतु काफी दिनों से उनका व्यवहार उसकी समझ से परे होता जा रहा था। वो मौका देखते ही उस पर बुरी तरह बरस पड़ते और उल्टी सीधी बातें करने लगते, फिर खुद को ही कोसने लगते। न जाने उनसे क्या गलती हुई थी या क्या तकलीफ हुई थी, जो उसके लाख पूछने पर भी कभी नहीं बताते, बल्कि बहाने बनाकर झूठ को भी सच की तरह कहते। इससे उसको भी दर्द होता होगा, पर वो अकेले ही हर दर्द को सहना चाह रहे थे, यह बिना जाने कि उसकी इसी बात से शुभी कितनी तकलीफ में है। शुभी जब भी कहती कि इस तरह की बातें करके मुझे तकलीफ दे रहे हो, मुझे बता क्यों नहीं देते, लेकिन वे अपनी कोई गलती को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते और एकदम से खामोश हो जाते। आखिर क्यों? खैर, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी थी और करीब 3 साल लंबे बेपनाह प्रेम के इस तरह बिखरने पर बेहद उदास और दुखी थी। अब उसे रश्प के सिवाय किसी और पर भरोसा करना ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए रश्प ही उसके सब कुछ थे, है और रहेंगे भी। पहला और आखिरी प्यार बस यही है और यही रहेगा। इसके अलावा कोई भी मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। अपने मन में यह बात उसने बहुत अच्छी तरह से बैठा ली थी। अब और किसी को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत कभी नहीं देगी। लेकिन वो इस समय बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी और उसकी बातें किसी से भी नहीं करना चाहती थीं। सब कुछ अपने ही मन से कहकर खुद को हल्का करने का मन होता, लेकिन आखिर कब तक? कभी उस पर बहुत तेज गुस्सा भी आता, लेकिन वो बेबस और मजबूर थी। उसने खुद को बिस्तर पर गिरा लिया। बस दिन रात सोचते रहना ही एक काम हो गया। ऑफिस से रोज छुट्टी ले लेती। इस तरह पूरे 2 महीने उसने ऑफिस का मुंह नहीं देखा। एक दिन सर ने नाराज होकर 1 महीने का नोटिस लेटर पकड़ा दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। यह कहते हुए, यह शब्द उन्होंने उससे गुस्से में कहे या उसकी तकलीफ देखकर कहे, उसे कुछ नहीं पता। वो बेहद परेशान तो थी ही थोड़ी, परेशानी और बढ़ गई। घर में मम्मी नाराज और ऑफिस में भी सब लोग। उसे लगता कि पूरी दुनिया ही उसकी दुश्मन बन गई है। अब तो उसके पास कोई काम नहीं था, बस बिस्तर में लेटे रहना और सोचते रहना। मम्मी पैसों को लेकर पहले से ही बहुत परेशान थीं। पापा की पेंशन से कितना खर्चा चल सकता था, हर समय पैसों की दिक्कत थी। घर में कभी भूले से भी उसकी शादी की बात नहीं चलती थी और शुभी की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। मम्मी को कहीं ये डर तो नहीं कि उसकी शादी के बाद वे अकेली हो जाएंगी। शुभी के मन में अक्सर यह ख्याल आता। पापा की बहन सोनी बुआ जब भी घर आती, वे जरूर शुभी की शादी की बात करती थीं, लेकिन मम्मी उनकी किसी बात पर ध्यान ही नहीं देती। कभी कभी वो सोचती कि अगर उसकी शादी हो जाए तो शायद उसका मन थोड़ा सही हो सकता है, अन्यथा वो यूं ही सोचते सोचते एक दिन मर जाएगी। आंखों के रास्ते से उसका दर्द रिश्ता रहता और वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि यह दर्द या तकलीफ ऐसी थी कि वो किसी से कह भी नहीं सकती थी।
क्योंकि जिस किसी से भी कहती वो मजाक बनाता, उसका फायदा उठाता और उसे ही गलत ठहराता। वैसे देखा जाए तो गलती उसी की ही थी कि उसने याश्ब के साथ प्रेम को इतना गहरा कर दिया और खुद को दर्द के सागर में डुबो दिया। प्रेम को मारा नहीं जा सकता, इसलिए वो अपने मन को समझाकर उसकी गलती को हर बार माफ करती और हर बार फिर से बेचैनी झेलती। घर में शुभी और मम्मी बस 2 ही लोग थे। जब से पापा गुजरे, मम्मी ने अपने आप को घर के अनगिनत कामों में व्यस्त कर लिया था। वे हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रहती, न जाने कहाँ कहाँ से काम निकाल लेती, न जाने उनके पास इतने काम आ कहाँ से जाते, और फिर वे उन कामों में खुद को डुबा लेती। वो उनको काम करते देखती तो खुद भी कुछ करना चाहती, लेकिन उसका मन बुरी तरह टूटकर बिखर चुका था। समझो, मर ही गया था और उसे दुनिया की कोई भी चीज लुभाती नहीं। हालांकि मम्मी से सीख रही थी कि खुद को किस तरह व्यस्त रखकर परेशानियों से दूर रहा जाए, लेकिन उसे लगता कि मोहब्बत ने उसे कायर बना दिया था। पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहना और रोते रहना, बस यही 2 कम बचे थे। बाकी किसी भी काम से कोई मतलब नहीं। वो क्या करती? आखिर मजबूर जो थी, क्योंकि दिल साथ ही नहीं देता, और बिना दिल के शरीर का क्या काम। बेचारी मम्मी, वे घर बाहर के सारे काम करती रहती। पापा के न रहने से एक तो उनकी कमी का एहसास और दूसरी उसके उदास दिल की तकलीफ। वाकई बहुत मुश्किल था। वे जून के महीने के बेहद गर्म दिन थे। बिजली का आना जाना लगा रहता था। उस दिन सुबह से ही बिजली गायब थी। मम्मी घर के दालान में बैठी आम के अचार को बनाने की तैयारी कर रही थी। वे सारे मसाले और कटे आमों के टुकड़ों को मिलाकर जार में भरती जा रही थीं, और शुभी पसीने में लथपथ देह के साथ कमरे में बेड पर लेटी कोई सैड सॉन्ग सुन रही थी। शुभी बेटा, बाहर आ जाओ, यहाँ थोड़ी बहुत हवा तो आ रही है। मम्मी ने बाहर से फिर आवाज लगाई। उसने मम्मी की आवाज को सुना और सुनकर भी उन्हें अनसुना कर दिया। आ जाओ बेटा, मम्मी ने एक बार फिर जोर से आवाज लगाई। ये लड़की जिंदगी में न जाने क्या करेगी, इसे न अपनी और न मेरी फिक्र है। वे मन ही मन बुदबुदा रही थीं। इस बार उसे उठकर बाहर आना ही पड़ा। क्या है मम्मी, आपको तो कोई न कोई काम करते ही रहना है। इतनी गर्मी है, ऊपर से यहाँ धूप की तपिश भी है। कम से कम यहाँ हवा तो आ रही है। बड़ी हवा आ रही है, वो मुंह फुलाते हुए बड़बड़ाई। आपको जो करना है किया करो, मुझे क्यों परेशान करती हो? इस लड़की को न जाने क्या हो गया है, ये नहीं देखती कि पापा भी नहीं है। मैं अकेली किस किस काम को देखूं? बेटा, थोड़ा तो समझा करो, मम्मी ने उसे समझाने के लहजे में कहा। वो बस यूं ही बैठी रही, बिना किसी बात का जवाब दिए, और माँ अपनी बातें कहती रहीं। सारे काम मम्मी की दिनचर्या में माला के मनकों की तरह एक सार गूंथे रहते थे। उनके हर काम में सलीका और बेहद तरतीबी होती थी। वे अचार, चटनी, मुरब्बे बड़े शौक से खूब अच्छे करके बनाती थीं, और उनका यही शौक अब आमदनी का जरिया भी बन गया था। वे खूब अच्छे तरीके से मुरब्बों, अचारों, चटनियों के जार सजा सजा कर रखती थीं। लाल, हरे, पीले और सफेद रंग के वे अचार मुरब्बे देखने में जितने सुंदर लगते, उससे भी ज्यादा खाने में स्वादिष्ट होते थे। रंग, रूप और स्वाद की यह तरतीबी उस सज्जा को अनूठा और अद्भुत बना देती। उनके पास सिर्फ काम, काम और काम था। वे हर मौसम में ही बहुत व्यस्त रहती। कभी घर के नल, घर के पंखे, लाइट ठीक कराती, तो कभी किचन के सिंक की रुकी हुई नालियां सही करती। न जाने वे इतने काम निकाल कहाँ से लेती, और निकाल भी लेती तो उन कामों को करने में मन कैसे लगा लेती। शुभी तो उन्हें देख देख कर ही उकता जाती थी। भला उनके उन कामों में वो हाथ कैसे बंटा पाती जो उसके बस के ही नहीं और न इंटरेस्ट के। खैर, उसने उकताकर थिएटर में काम करने का प्रयास शुरू कर दिया था, जिससे उसका थोड़ा मन बदले और उसे मम्मी के व्यंग बाणों से भी कुछ समय को मुक्ति मिले। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। और ठीक इसी तरह शुभी को ब्रजेश सर के साथ काम करने का अवसर मिल गया। वो काफी समय से थिएटर से जुड़े हुए थे और उनके पास कई सालों के काम का अनुभव भी था। अब उसको थिएटर की रोज होने वाली रिहर्सल में बेहद मजा आता। मम्मी के बोरियत भरे रूटीन से भी निजात मिलती। फिर भी अक्सर जिंदगी की उलझन में उलझी रहती। हालांकि मम्मी के रहते उसे घर की किसी भी समस्या से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि एक अकेले ही वे सब कुछ देख लेती थी। लेकिन शुभी तो अपने दिल के हाथों मजबूर और बेबस सी हो गई थी। न जाने किस गलत फहमी का शिकार थी कि वो आ जाएगा वापस मेरे पास, वो लौट आएगा मेरे पास।
शायद वो भी यूं ही मेरा इंतजार कर रहा हो। बस यही उलझने और यही उठापटक उसके मन में चलती रहती थी। कहानी जारी रहेगी, आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।